नमस्कार। आज हम बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक निबंध का अध्ययन करते हैं और ये प्रारंभ भी आज ही कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर हमारे प्रमुख निबंध हैं और निबंध हिंदी साहित्य की आधुनिक सबसे ज़्यादा प्रभावी विधा है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को बहुत आसानी से कह देता है। तो इस विधा का जो पहला चैप्टर है वह है हमारे बनाम लाड कर्जन बाल मुकुंद गुप्त का। गुप्त जी हिंदी साहित्य के उन प्रारंभिक लेखकों में हैं जिन्होंने किसी प्रमुख उद्देश्यों को लेकर सीधी सरल भाषा में बहुत अच्छे निबंध लिखे। तो इस निबंध के अंदर भी हम देखते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने अंग्रेजों को कुछ समझाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप जो थे उन्हें पसंद नहीं आया और उनको समझाने के लिए एक सपने के माध्यम से एक रूपक रचा और उसके माध्यम से उन्हें बताना चाहा कि आप जो कर रहे हैं वह सही नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी काल के प्रमुख लेखक हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ के लेखक हैं और उन्हीं की तरह इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह भाषा परिष्कार में प्रमुखता से था और इन्होंने बंगवासी जो एक पुस्तक थी उसका संपादन किया। ये पहले लेखक हैं जो पहले उर्दू में लिखा करते थे, उसके पश्चात इन्होंने हिंदी को अपनी भाषा बनाया, क्योंकि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बनने की प्रक्रिया में थी और राष्ट्रभाषा का जो गौरव है वह एक परिष्कृत भाषा को मिलना चाहिए, वह इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो इस निबंध के अंदर भी कवि का लेखक का जो है वह यही उद्देश्य रहा कि उन्होंने इस निबंध को एक पूरे संदेश के साथ अंग्रेजों के समक्ष रखा था। तो यह निबंध लगभग 1900 के आसपास लिखा गया निबंध है और देखिए एक शताब्दी पहले लिखा हुआ निबंध और उसकी भाषा कितनी अच्छी और कितनी प्रभावपूर्ण है, अपने उद्देश्य में कितनी सार्थक है, वह हम इस निबंध के अंदर देख सकेंगे। इस निबंध की जो मूल विषय वस्तु है वह यह है कि इसके अंदर एक भांग पीने वाला जो शिव शंभू है वो भंगेड़ी है, उन्होंने शब्द भंगेड़ी ही दिया है। वो बचपन से ही एक सपना देखा करते थे, उन्हें बुलबुल बहुत अच्छी लगती थी और बुलबुल को खिलाना, उनको दाने खिलाना, उसके लिए बड़े लालायित रहते थे, वो देखा करते थे। और एक दिन उन्हें हमेशा दिमाग में बुलबुल ही बुलबुल रहती थी, तो एक दिन उन्हें सपना आया कि वो एक बाग में गए, बहुत ही सुंदर बाग है जिसके अंदर सोने के पत्ते और सोने के फूल खिले हुए हैं और उनके बीच में सोने की बुलबुल खुदक कर खेल रही है। वहीं वो शिव शंभू भी पहुंच जाते हैं और वो उनको दाना खिलाते हैं और अत्यंत खुश होते हैं, अत्यंत आह्लादित होते हैं। और इस क्रम के अंदर वे उन बुलबुल के साथ बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। तभी उनका सपना टूट जाता है और सपना टूट जाता है जैसे कि वो वापस वहीं आ जाते हैं और अत्यंत दुखी होते हैं। देखिए ये तो उनका सपना है, लेकिन साथ ही एक अन्य जो उनके दिमाग के अंदर जो बात है वो यह है कि भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, वो उनकी एक इच्छा थी कि वो अंग्रेजों को या हम कहें अंग्रेजी शासक को यहाँ बुलाए और उनके साथ में वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उनका स्वागत करे, बहुत अच्छी तरह से उनको प्रभावित करे और यह कहे कि हमारा भारत देखिए कितना शासन है यहाँ पर। ये घटना है 23 जनवरी 1901 में, जब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद एडवर्ड सप्तम जो थे वो इंग्लैंड के सम्राट बने और लॉर्ड कर्जन की प्रबल इच्छा थी कि वे सम्राट को भारत बुलाएं और उनका राजकीय स्वागत करें, अत्यंत वैभवपूर्ण तरीके से उनका स्वागत करें। इसी क्रम में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल जो था वह भी बनाया विक्टोरिया की याद के अंदर और उसे भी उसका निर्माण करवाया। लेकिन लेखक के विचारों में उनका यह कार्य जनप्रिय नहीं था। उनका यह कार्य केवल अपना दिखावा, अपना प्रदर्शन करना चाहता था
और वे इस कार्य के माध्यम से भारतीय जनता का शोषण जो है वह कर रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये देखा कि जिस तरह बचपन में मैंने सपना देखा और वह सपना थोड़ी देर के लिए मैं खुश हुआ और उसके बाद सपना टूट जाने के बाद वह कुछ भी नहीं रहा, उसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन जो है ऐसा ही करना चाहते हैं। और वो हमारे देश के अंदर अब वो अंग्रेजों को बुलाकर, वहाँ के शासक एडवर्ड सप्तम को बुलाकर उसका स्वागत सत्कार करके यहाँ का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, जिससे न तो भारतीय जनता को उसका सुख और वैभव प्राप्त होगा और ना ही उनको यह ध्यान में रहेगा कि इस शासक ने कुछ किया। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कल्पना रही है कि जो भी शासक हो वो जनप्रिय हो, लोकहितकारी कार्य करे, सभी को सुखी कर सके, ऐसा कार्य करे जिसके कारण जनता उसे याद करे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यह उनका जो ध्येय था और वो उनको ये कहना चाहते थे इस निबंध के माध्यम से कि आप जो भी कर रहे हो वो किसी मायने में जनहितकारी नहीं है। यदि आपको लोकप्रिय होना है तो कुछ ऐसा कार्य करिए जनता के लिए जो कार्य कुछ श्रेष्ठ बन सके, सबके लिए हितकर बन सके, आम जनता को सुख पहुंचा सके। और दूसरी ओर यह भी था कि उस समय भारत में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ था, आम जनता बहुत त्रस्त थी, बहुत पीड़ित थी। ऐसे समय में उसका इस प्रकार से प्रदर्शन करना निश्चय ही लोक विरोधी और भारतीय लोगों का शोषण करने वाला कार्य सिद्ध हो रहा था। तो इस एक पैगाम को, इस एक उद्देश्य को लेकर उन्होंने इस निबंध को लिखा कि वे उनको ये समझा सके कि आप जो भी कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है, ये एक सपने के समान है और टूटने के बाद कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रहेगा। हम इस प्रकार से यह निबंध इन्होंने लिखा, जिसकी भाषा जो है वो बहुत विशेष कही जाएगी। एक प्रकार से हम इसे व्यंग्यात्मक शैली कहेंगे, जिसके अंदर व्यंजना व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने लॉर्ड कर्जन को समझाना चाहा है। दूसरा पर हम इसकी विशेषता में देखें, इस भाषा के अंदर बहुत ही चुटीलापन है, सरस है, छोटे छोटे वाक्य हैं। इसके साथ ही मुहावरेदार भाषा भी उन्होंने इसके अंदर लिखी है, जो भाषा जब हम पढ़ते हैं तो कहीं भी ऊब नहीं होती। प्रारंभ से लेकर अंत तक हम इस निबंध को पढ़ते चले जाते हैं और अंत में पहुंचकर हमारा हृदय इस उद्देश्य के लिए एक प्रकार से सार्थकता को सिद्ध करता हुआ दिखाई देता है कि हाँ, ये सही किया गया है। विनोद प्रियता उनकी अपनी आदत थी और उसी के अनुसार उन्होंने इस निबंध की भाषा को भी लिखा है। और यह जो भाषा हम कह सकते हैं श्रेष्ठ है, तो यह निबंध अपनी तरह से पूरी तरह सार्थक है। देखिए, इस निबंध के प्रमुख प्रश्नों के अंदर विनोद बालमुकुंद गुप्त की भाषा शैली भी है और इस निबंध की जो विषय वस्तु है वह भी है। तो दोनों ही चीजों का प्रभाव है। धन्यवाद।